हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी जनवरी के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट्स निकाली है। अब ये जीएसटी की अमेंडमेंट्स है। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट मैंने अभी देखी नहीं है, वो देखूंगा तो उसको भी अपलोड करूंगा। जीएसटी की अमेंडमेंट है, कुछ अमेंडमेंट है। मुझे लगता है सर इनमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी जब सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट ने दिया होगा तो एक बात नोटिस किया होगा कि इंस्टीट्यूट ने जी भर के अमेंडमेंट को कवर किया। तो अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आप इसे लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट सर। कुछ अमेंडमेंट है जो कवर करते हैं इंस्टीट्यूट के तरफ से, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर। आप टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड रहना। देखो सर, सप्लाई अंडर जीएसटी, इसमें जो क्लैरिफिकेशन थी, प्लीज ध्यान से सुनना। जो क्लैरिफिकेशन थी वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज की, ये क्लैरिफिकेशन पहले भी आई थी। ध्यान से सुनो, बट ये अभी नोटिफाई हो गई है। मैं आपको प्रूव करता हूं, कहां गई बे? ये देखो, ये नोटिफाइड हो गई है सर। पहले ये नोटिफाइड नहीं थी क्लैरिफिकेशन। अब ये पुरानी क्लैरिफिकेशन के साथ कुछ और इश्यूज इन्होंने ऐड किए हैं और उसके बाद इसको नोटिफाई किया। तो स्टूडेंट बोलेगा सर हम पहले भी तो पढ़ते थे। हाँ पढ़ते थे, बट कुछ और भी इश्यूज ऐड करें और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन अब फाइनल है, अब एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ध्यान से सुनना, समझना, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑन लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। वर्धमान सर मान लो आईफोन खरीदने गए, आईफोन खरीदे सर। मान लो वर्धमान सर का आईफोन वारंटी पीरियड में आईफोन 16 लॉन्च हो गया ना, तो सर 16 खरीदे, अपडेट किए, पता नहीं कुछ वारंटी इश्यूज आ गए, मतलब वो उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई या माइक काम नहीं कर रहा है, कुछ है। तो मैं गया एप्पल वालों के पास, मैं बोला भाई ये लो वारंटी पीरियड में कम से कम फोन तो बना दो। अब ये जो फोन बनाने से रिलेटेड बातें, तो उन्होंने बोला सर कि आपका तो स्क्रीन ही खराब हो गया, हम स्क्रीन पूरा कॉम्बो में बदल देंगे। मैं बोला बदल दो, मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि वारंटी टाइम पीरियड में। वो बोले सर हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, सर हम आपसे पैसा नहीं ले रहे। तो मुद्दा उसी चीजों को लेके है कि जब वो पैसा नहीं ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी है कि नहीं। तो प्लीज ध्यान से सुनना, अच्छे इशूज है सर। पहला इशू, there are cases where the original equipment manufacturer offer warranty for the goods supplied by him to the customer and provide replacement of parts and repair services to the customer during the warranty period. iPhone warranty period without separately charging any consideration. वो मेरे से पैसा नहीं ले रहे। Whether GST would be payable on such replacement of part or repair services without any consideration from the customer. क्या कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया कस्टमर से, बट फिर भी क्या इस पे जीएसटी की बात है? इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। देखो, the value of the original supply of goods provided along with warranty. जब मैं आईफोन खरीदा तो क्या मुझे वारंटी मिली फोन के साथ? यस। By the manufacturer to the customer include likely the cost of replacement of part or repair services to be incurred during the warranty period, on which tax has been already been paid at the time of original supply of goods. मतलब जब वर्धमान सर आईफोन 16 खरीदे तो ऑटोमेटिक आईफोन 16 खरीदते टाइम उस बिल में वारंटी के जितने चार्जेस थे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है और वर्धमान सर उस पर जीएसटी दे चुके हैं। As such, where the manufacturer provides replacement of part or repair services to the customer during the warranty period without separately charging any consideration at the time of such replacement or such repair services, no further GST is chargeable on such replacement. नहीं लगेगा GST। पर अगर आपने वर्धमान सर से कुछ पैसा लिया तो सरकार बोली उस केस में जीएसटी की बात होगी। अगर आप मुझसे पैसा लेते हो तो, नहीं लोगे तो नहीं होगी। आई बात समझ? अब दूसरा इशू देखो, whether the GST would be payable on replacement of part or repair services provided by a distributor without any consideration from the customer. ऊपर कौन था? मैन्युफैक्चरर। नीचे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बात सेम है? यस सेम है, दोनों में कहानी सेम है, बट एक जगह मैन्युफैक्चरर, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूटर। आई बात समझ? सेकेंड इशू। तीसरा देखो, इन द अबव सिनेरियो वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स टू द कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज? डिस्ट्रीब्यूटर। वेदर एनी सप्लाई इज इन्वॉल्व बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। अब बात यह है, क्या मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे तो फ्री में मिल रहा है, मेरे से तो आप पैसा ले नहीं रहे हो। तो देखो इसके अंदर इन्होंने बोला सर चार बातें हो सकती है, चार अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, there may be cases where the distributor replaces the part to the customer under a warranty either by using his stock, distributor के पास खुद का स्टॉक था, या purchases from the third party and charges the consideration for the parts or replaced from the manufacturer.
डिस्ट्रीब्यूटर बोला सुन भाई मेरे पास जो पार्ट है वही लगा देता हूँ या कहीं और से लाके लगा देता हूँ, बट कस्टमर से कुछ नहीं ले रहा है, बट वो मैन्युफैक्चरर से चार्ज कर रहा है सर, क्योंकि या तो वो अपने पास का पार्ट यूज कर रहा है कहीं और से लेके आ रहा है। बाय द इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स इनवॉइस दिया फॉर द सेट सप्लाई मेड बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। इन सच केस जीएसटी वुड बी पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। इस केस में जीएसटी पे करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। पहला केस समझ आया। दूसरा देखो, there may be cases where the distributor raises the requisition to the manufacturer for the part to be replaced by him under warranty and manufacturer provides the said part to the distributor। डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को बोला सुनो भाई हमारे पास एक कस्टमर आया है जिसका एक जो मोबाइल है उसका खराब हो गया, उसका पार्ट्स रिप्लेस करना है, आप वो पार्ट भेजो। अब कौन भेजेगा? मैन्युफैक्चरर। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को सर। In such a case, manufacturer is providing such part to the distributor for replacement to the customer during the warranty period without separately charging any consideration। ऑब्वियस सी बात है, आप कस्टमर से तो कुछ ले ही नहीं सकते। तो यहां पर पार्ट कौन दिया? मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास पार्ट लगा रहा है? कस्टमर को। तो बात ये हो रही है कि मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर को पार्ट दिया है, क्या इस पे जीएसटी की बात है? सरकार बोली नहीं, क्योंकि यही चीज जब डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को चार्ज कर रहा है तो कोई कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर रहा है, फ्री में चल रहा है, फ्री में। तो सरकार बोली यहां पर भी जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आई बात? तीसरा केस देखो, there may be cases where the distributor replaces the part to the customer under a warranty out of the supply already received by him from the manufacturer। अब मैन्युफैक्चरर से उसके पास पहले से लाके पड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर and the manufacturer issue a credit note, अगर मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करता है, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट नोट इशू करेगा सर। क्रेडिट नोट मतलब याद है ना सर, पैसा देने का बनता है, डेबिट नोट पैसा लेने का बनता है। तो मैन्युफैक्चरर ने इशू किया क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट्स और रिप्लेस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। अकॉर्डिंगली द टैक्स लायबिलिटी मस्ट बी एडजस्टेड। ऑब्वियस सी बात है सर, टैक्स लायबिलिटी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि आपने तो पहले क्या कर ली होगी? क्रेडिट ले ली होगी, पहले टैक्स पे कर दिया होगा, तो क्रेडिट नोट इशू हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करो सर। अगला देखो, there may be cases where the distributor replaces the goods or its part to the customer under warranty by using his stock and then raises the requisition to the manufacturer। अब यहाँ पर क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर? अपने पास जो पार्ट पड़ा हुआ है उससे क्या कर रहा है, वो वारंटी टाइम पीरियड में अपने स्टॉक को यूज करके रिप्लेस करके कस्टमर को दे देता है। बाद में क्या करता है वो मैन्युफैक्चरर को रेस करता है इनवॉइस रिक्विजिशन की, भैया सुनो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था ना, उस स्टॉक में से हमने क्या बोलते हैं कस्टमर को रिप्लेस करके दे दिया है, अब तो हमें स्टॉक भेज दो। तो मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेट गुड्स और पार्ट एज टू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू अ डिलीवरी चालान। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को थ्रू अ डिलीवरी चालान दिया, कोई कंसिडरेशन ना ही चार्ज किया, किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो सरकार बोलती है उस केस में जीएसटी की तो बात ही नहीं होगी। सिंपल सी बात। अगला देखो, इशू नंबर 4 देखो। सर ये इंपॉर्टेंट है, इश्यूज कई ऐड हुए हैं सर, ध्यान दो। वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज इन रिलेशन टू इन एडिशन टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। रिपेयर सर्विसेज भी दिया इन एडिशन टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने के टाइम पे रिपेयर सर्विसेज भी दी टू द कस्टमर विदाउट एनी कंसिडरेशन। कस्टमर से कुछ नहीं लिया। बात ये है क्या इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं? देखो, ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर बट चार्जेस द मैन्युफैक्चरर फॉर सच रिपेयर सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को सर्विसेज दिया, कस्टमर से कोई पैसा लिया, कस्टमर को बोला जा भाई तू घर निकल। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बोला सुनो मैं तुम्हारे भी आप में कस्टमर को फ्री में सर्विसेज दिया हूं, तू तो पैसा दे, ठीक है। either by issuing of tax invoice or debit note, whether GST would be payable on such activity। देखो, in such a scenario there is a supply of services by the distributor and the manufacturer is the recipient of repair services in accordance with the provision of section 293A। hence GST would be payable on the provision of services by the distributor to the manufacturer। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर फ्री है। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मैन्युफैक्चरर को बोला भैया सुनो वो तुम्हारे भी आप में मैंने रिपेयर सर्विसेज दिया था कस्टमर को, वो रिपेयर सर्विसेज का तुम तो पैसा दो। तो गवर्नमेंट बोलती है यहां माना जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को रिपेयर सर्विसेज दिए और उस पर जीएसटी लगेगा। समझ आई बात? अगला, समटाइम कंपनी प्रोवाइड ऑफर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी टू द कस्टमर। ये एक्सटेंडेड वारंटी जानते हो सर? जैसे आप ओला वगैरह, आईफोन में भी एक्सटेंडेड वारंटी होती है जिसको इन लोग एप्पल केयर के नाम से चलाते हैं सर। एक्सटेंडेड वारंटीज होती है सर, जहां पर आप जैसे मान लो 1 साल की वारंटी है तो उसको आप चाहो तो 1 साल और एक्सटेंड करा सकते हो। लैपटॉप्स वगैरह आजकल हर चीज में एक्सटेंडेड वारंटी बहुत कॉमन है सर। which can be availed at the time of original supply or before the expiry of standard warranty period। मतलब 1 साल के अंदर आप एक्सटेंड करा सकते हो वारंटी, या तो फिर आप सर जब चीजें खरीद रहे हो तभी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। तो बात ये क्या उस पर जीएसटी पेबल होगा कि नहीं? तो सरकार ने बोला भैया इसमें भी 2 सिनेरियो देखो। If a customer enters into an agreement of extended warranty with the supplier of goods at the time of original supply, then the consideration for such extended warranty become the part of the value of the composite supply।
जब मैं आईफोन खरीद रहा था तो उन्होंने बोला भैया सर 1 साल की वारंटी आईफोन में। मैं बोला मेरी तो फटी भाई, बहुत महंगा होता है आईफोन। वो बोला सर टेंशन ना लो, आप एक काम करो एप्पल केयर ले लो, सर एक्सटेंडेड वारंटी है सर, अगले 3 साल की वारंटी और दे देते हैं हम आपको। मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो सरकार बोली ये जो एक्सटेंडेड वारंटी वर्धमान सर ने फोन खरीदते साथ लिए, ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो मेन फोन खरीदना है, फोन खरीदना है। तो सरकार बोली सर ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है उस पर जीएसटी तो लगेगा, किस रेट पे लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगा है। मैं बोला ठीक है। तो देखो सर, however कुछ दूसरा केस, however if the supply of extended warranty is made by a person different from the supplier of the goods, जिससे मैंने आईफोन खरीदा वो एक्सटेंडेड वारंटी नहीं दिया, मैंने बाहर थर्ड कंपनी से, थर्ड पार्टी कोई नई बाहर की कंपनी है उनसे एक्सटेंडेड वारंटी लिया, तो सरकार बोली उसे फिर सेपरेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपने एप्पल से नहीं लिया तो कहीं और से एक्सटेंडेड वारंटी ली तो वह सेपरेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और सेपरेटली उसको एज ए सर्विसेज टैक्सेबल किया जाएगा, वो कंपोजिट नहीं माना जाएगा। समझ आई बात? इन केस वेयर कस्टमर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी एट एनी टाइम आफ्टर द ओरिजिनल सप्लाई। सर मेरे फोन की वारंटी 1 साल, मैं 10वें महीने गया एप्पल वाले के पास, बोला भैया सुनो एक्सटेंडेड वारंटी की दे दो मुझे, मैं जिस तरीके से यूज कर रहा हूँ मेरी फटी पड़ी है, आप मुझे एक्सटेंडेड वारंटी दे दो। तो सरकार बोलती है सेम विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई, फिर अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। और सर एक्सटेंडेड वारंटी में सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उस पर जीएसटी लगेगा। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? सर इससे रिलेटेड आईटीसी भी है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया सर। इनकेस पहले किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो अब हो जाना चाहिए। वैसे एक काम करते हैं, आईटीसी में भी इससे रिलेटेड जो है इसको पढ़ लेते हैं। और सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये पहले नोटिफाई नहीं हुआ था, अभी नोटिफाई हुआ है, अभी आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहो तो ये कहाँ गिरे, ये देखो इसकी भी डेट देख सकते हो सर, अबे इसकी भी डेट देख सकते हो, देख लो 26/20/24 सर। तो ये पहले सर्कुलर आई थी बट नोटिफाई नहीं थी, अब सर्कुलर नोटिफाई हुई है और कुछ कुछ इस सर्कुलर्स में इश्यूज को ऐड किया गया है। तो प्लीज कोई स्टूडेंट ये मत बोल देना सर पुराना ही है, ठीक है? अगर आपका पहले का पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, नाइस, बहुत अच्छी बात है, बट जिन स्टूडेंट्स ने कवर नहीं किया है वो प्लीज इसको कवर करेंगे सर। अब बात है सर, ऊपर तो बात ये लड़ाई थी कि सप्लाई है कि नहीं है, नहीं है, ये वो पूरी दुनियादारी लड़े। अब बात ये ना आईटीसी भी तो है सर, क्योंकि वारंटी टाइम पीरियड में आपने जो गुड्स को यूज किया, पार्ट्स को यूज किया और उसके बेसिस में आपने रिपेयर सर्विसेज भी दी है वारंटी पीरियड में, तो क्रेडिट मिलेगी कि नहीं वो पार्ट की? क्योंकि पार्ट लगाया तो पार्ट कहीं से खरीद के भी तो लाए होगे, तो उसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? देखो पहला इशू, there are cases where the original equipment manufacturer offer warranty for the goods supplied by him to the customer and provide replacement of goods or parts services during the warranty period without separately charging any consideration at the time of replacement or repair services। ये हमने समझा। whether in such case the manufacturer is required to reverse the input tax credit in respect of replacement of goods or its part as the case may be, or supply of repair services as a part of warranty in respect of no additional consideration is charged from the customer। इन्होंने बोला सर आपने कस्टमर को कोई पार्ट रिप्लेस करके दिया, कोई पार्ट लगा के दिया, कस्टमर से तो आप पैसा ले नहीं रहे हो, बात ये जो उस गुड से रिलेटेड आईटीसी है क्या वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा? देखो इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया। In such case, the value of original supply of goods provided along with warranty by the manufacturer to the customer include the likely cost of replacement। जब कोई आदमी नया सामान खरीदा है तो उसमें वारंटी के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, तो इन्होंने बोला सर वो पार्ट्स के भी चार्जेस इंक्लूडेड है, वारंटी वाली सब चीजें इंक्लूडेड है, पार्ट्स वगैरह के सब। Thus, this supply cannot be considered as an exempt supply। इसे हम exempt नहीं मानेंगे। मतलब आप इसमें चाहो तो क्या आईटीसी ले सकते हो? यस आईटीसी ले सकते हो, आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आई मेरी बात समझ? सेकेंड केस, where the distributor provide replacement of part of the customer as a part of warranty on behalf of the manufacturer, whether the distributor will be required to reverse the ITC in respect of such replacement of the part। 4 केसेस जो ऊपर पढ़ के आए थे सर। मैन्युफैक्चरर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में कस्टमर को वारंटी के टाइम पे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की सर्विसेज दे रहा है। तो इसके अंदर 4 केसेस अभी अपन ऊपर पढ़े थे, वही 4 केसेस को लेके क्रेडिट की बात है। There may be case where the distributor replaces the part of the customer under a warranty either by using his stock or by purchasing it from the third party। यही पढ़ के आए थे सर। सर तो क्या वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस? यस। इन सच केस जीएसटी वुड बी पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर on the said supply by him to the manufacturer and the manufacturer will be entitled to avail credit। मैन्युफैक्चरर को क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़े थे तो हमने इसको बोला था कि सर ये सप्लाई माना जाएगा मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, तो इन्होंने बोला सर अगर सप्लाई माना जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर तो मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस इशू करेगा, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर उसकी आईटीसी ले सकता है। आई बात समझ? ये पहला केस। दूसरा,
देयर में भी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस द रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द पार्ट्स टू बी रिप्लेस्ड। रिक्विजिशन वाला केस पढ़ के आए थे अभी, रिक्विजिशन वाला केस कि भैया मेरे पास पार्ट नहीं है, तू तो भेज दे पार्ट। तो उस केस में इन सच केस द मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडेड सच पार्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर वो पार्ट किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को, ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट पार्ट बाय द मैन्युफैक्चरर। ये तो हम पहले भी पढ़े थे सर, कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर जीएसटी पेबल वाली बात ही नहीं है। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट्स रिप्लेस बाय द डिस्ट्रीब्यूटर अंडर वारंटी। इसमें आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों करा जाएगा? मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को वो पार्ट दिया और कस्टमर को तो वैसे भी कुछ चार्ज कर नहीं रहे हो, तो सरकार बोलती है मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को ही वो पार्ट पहुंचाया है और कस्टमर से आपने वारंटी के फॉर्म में वो पैसे ले चुके हैं। तो सरकार बोलती है फिर मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट से क्यों रोका जाए? यहां तो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक जरिया है। ठीक है, अगला देखो, देयर में भी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट टू द कस्टमर अंडर अ वारंटी आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड। ये भी हम पढ़े थे, ऑलरेडी रिसीव्ड, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। तो सर उस केस में टैक्स लायबिलिटी भी एडजस्ट होती है सर। तो आप जब क्रेडिट नोट इशू करते हो, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सर, सरकार आपको आईटीसी क्यों देगी? सर आईटीसी क्यों देगी? आप समझो ना सर, आपने क्रेडिट नोट इशू किया, आपने तो सर टैक्स लायबिलिटी कम करने की बात कर दी, टैक्स लायबिलिटी कम करने की बात कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट भी उससे रिस्पेक्टिव में वो देंगे नहीं सर। अगला सर, ये इश्यूज हम ऊपर पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड क्रेडिट है ये। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द गुड्स और पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी बाय यूजिंग हिज स्टॉक एंड देन रेजेस द रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर। अभी हम पढ़े सर अगर वो बाद में रिक्विजिशन रेज कर रहा है, इन सच केस क्या जीएसटी पेबल है ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और पार्ट्स? नहीं सर। फर्दर नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी। यही तो हम पढ़ के आए सर, यही बात तो हम पढ़ के आए सर कि सर क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेट गुड्स और पार्ट एज द केस में बी टू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू अ डिलीवरी चालान विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के मैन्युफैक्चरर क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब कंसिडरेशन की बात ही नहीं है तो जीएसटी वाली बात नहीं है, जीएसटी वाली बात नहीं है, सरकार ने बोला आईटीसी भी रिवर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स किसको प्रोवाइड कर रहा है सर? डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। तो वारंटी के चार्जेस के बेसिस में तो आप वैसे ही पहले जीएसटी ले चुके हो, सामने जब जीएसटी ले चुके हो कस्टमर से, जब आपने उसे वारंटी दी थी तो ऑलरेडी वारंटी में कस्टमर से वारंटी के चार्जेस पे आप जीएसटी ले चुके हो। तो सरकार बोली फिर पीछे जो इनपुट यूज हो रहा है उस वारंटी के टाइम पीरियड में उसकी क्रेडिट क्यों रिवर्स कराएंगे? हमें कोई क्रेडिट रिवर्स कराने का शौक नहीं है। तो मैं बोला आप क्रेडिट रिवर्स कब कराते हो, मेरे को चुपचाप बता दो। इन्होंने बोला सर क्रेडिट नोट की कहानी जब होती है ना सर, तभी क्रेडिट रिवर्स करने की बात होती है, क्योंकि वहां पर आप टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करते हो, अदरवाइज तो हम क्रेडिट रिवर्स नहीं करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, where the distributor provide repair services in addition to the replacement of part। याद है सर रिपेयर सर्विसेज? तो ये माना गया है कि सर क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को दे रहा है? यस सर। तो इन्होंने बोला सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को रिपेयर सर्विसेज दे रहा है तो क्या मैन्युफैक्चरर आईटीसी ले सकता है? यस। जब आप इसे फ्रेश सप्लाई ऊपर मान लिए थे तो इससे रिलेटेड आईटीसी भी तो ले पाएगा ना वो। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ये दोनों कनेक्टिविटी में था, इसलिए मैंने पहले आपको इसको बता दिया। ये हमारा कवर हुआ। अब आओ इसको देखते हैं सर, टाइम ऑफ सप्लाई में क्लैरिफिकेशन है, मुझे तो लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है सर। चलो देखो, क्योंकि यही तो मेन नया है। देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ एनएचएआई इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। आपको आसान भाषा में समझाता हूं होता क्या। मान लो वर्धमान सर एक हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो हाईवे एक दिन में तो नहीं बनता, ऑब्वियस सी बात है। हाईवे को मेंटेन करना, ऑपरेट करना, चलाने, जिसको हमने हाईवे का टेंडर दिया, क्या पूरा काम वही आदमी करता है? यस सर। वो रोड बनाता भी है, उसको ऑपरेट भी करता है, मेंटेन भी करता है, सब करता है। और वो कहानी चलती है 15-17 सालों तक, जब तक, अब ध्यान से सुनना, अब बात ध्यान से सुनना। बात ये थी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे वगैरह। तो इस सर्विसेज पे what will be the time of supply for the purpose of payment of tax on the said services। क्योंकि ये सर्विसेज 15-17 साल चल रही है, तो इन्होंने बोला भैया 15-17 साल की सर्विसेज हैं, आप हमें टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। मैं बोला आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्यों जानना है? बोले जीएसटी कब ले मेरे बाप, जीएसटी लेना है हमें, तो जीएसटी लेने के लिए ये तो बता कि कब हम ले। तो देखो बहुत प्यारा क्लैरिफिकेशन दिए इन्होंने। देखो
अंडर द हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM मतलब जहां पर आप रोड बनाते भी हो, ऑपरेट भी करते हो, मेंटेन भी करते हो, of concession agreement, the highway development projects are under design, build, operate, develop model under DBOT, where the concessionaire is required to undertake new construction of highway as well as operation, maintenance of highway. The payment terms for the construction portion as well as the operation and maintenance portion of the contract are provided in the agreement between National Highway Authority of India and the concessionaire. मतलब सिंपल इन्होंने बोला सर, ये जो हाईवे बना रहे हैं और NHAI वाले, इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें एक सिंपल सी बात है, NHAI वाले इन्हें बोलते हैं सर कि पैसा हम देंगे, पैसा हम तुम्हें देंगे, पैसे का दिक्कत नहीं है, तुम बनाओ तो सही, हाईवे बनाओ। अब दिक्कत कहां पर है देखो, HAM contract is a single contract for construction as well as operation and maintenance of the highway. The payment terms are so staggered that the concessionaire is held accountable for the repair and maintenance of the highway as well. सर जो उस हाईवे को बना रहा है, उस हाईवे को बनाने से लेके उसके रिपेयर मेंटेनेंस तक सब चीजें वही करता है। The contract need to be looked at holistically based on the service to be performed by the concessionaire and cannot be artificially split into two separate contract for construction and operation maintenance. गवर्नमेंट ये बोलती है जिसको हम हाईवे बनाने देते हैं उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस सब वो काम करता है, तो गवर्नमेंट बोलती है ये जो हम हाईवे बनाने का टेंडर दे रहे हैं और जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है इसको दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। कंसेशनर मतलब जो हाईवे बना रहा है इज बाउंड कॉन्ट्रैक्टली टू कंप्लीट नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बट ऑल्सो टू ऑपरेट एंड मेंटेन इन द सेम। तू बनाएगा भी, तू उसको चलाएगा भी, तू सब करेगा। तो आगे इन्होंने क्या बोला, बहुत प्यारा है सर, मेरे को तो लगता है एग्जाम में टाइम ऑफ सप्लाई से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स का ही पूछ सकता है बट पूछ सकता है। इन HAM कॉन्ट्रैक्ट द पेमेंट इज मेड spread over the contract period in installment and the payment for each installment is to be made after specified period. Obvious सी बात है। हाँ, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट एक दिन में पूरा पैसा दे देगी? कभी नहीं सर। गवर्नमेंट बोलती है ना भैया, जब तेरा हाईवे जो है 15-17 ईयर्स का एग्रीमेंट है, 15-17 ईयर्स तो तू इसको बनाएगा, ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा, तो पूरे पैसे आज कहाँ देंगे हम तेरे को? पेमेंट भी तो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्पेसिफाइड पीरियड में चलता है और लंबे समय तक चलता है। और on the completion of an event as specified in the contract, the same appears to be covered under the continuous supply. Very very important. ये किस में कवर हो रहा है सर? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक स्टूडेंट बोला इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोला बहुत बहुत फर्क पड़ता है सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हम बोलते थे सर क्या पेमेंट से लिंक्ड है कि पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है कि नहीं। अगर एसेटेनेबल नहीं है तो उस केस में सेकंड वाला पॉइंट, और तीसरा होता था सर जहां पर इवेंट से लिंक। ये 3 केसेस आते थे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। इस चीज को डिसाइड करने के लिए, इनवॉइस इशू करने के लिए सर, कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है, पहले तो इनवॉइस डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू होगा तब तो डिसाइड करेंगे सर कि सर पेमेंट और क्या बोलते हैं इनवॉइस दोनों में विचएवर इज अर्लियर, कि इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो पहले तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ये डिसाइड करो टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं, नीचे यही लिखा रहेगा। तो अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछेगा काम का क्या है, यही तो क्लैरिफिकेशन है, यही तो काम का है सर। देखो क्या बोल रहा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंसेशनर under the HAM contract, including the construction portion, would arise at the time of issue of invoice or the receipt of payment, दोनों में whichever is earlier, provided if the invoice is issued on or before the specified date। मैंने तो यही बोला सर, if the invoices are not issued as per the specified date, then the date of provision of the event specified in the contract, then date will be the provision of said service or date of payment, दोनों में whichever is earlier। यही तो मैंने आपको समझाया। It is hereby clarified that, also clarified that। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है। जो आदमी पूरा नहीं पढ़ेगा आखिरी दिन ये तो पढ़ लेना। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एज द इंस्टॉलमेंट एन्यूटी पेबल बाय द NHAI टू द कंसेशनर ऑल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द सेड एन्यूटी और इंस्टॉलमेंट इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन। मतलब सर अगर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर ये कंसेशनर को पेमेंट कर रहे हैं और जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है, तो सरकार बोली जब वैल्यू निकालोगे सर तो इस वैल्यू पे आप इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करोगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? मेरे हिसाब से तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसका रिलेवेंस कम बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई में ज्यादा रिलेवेंस बनेगा और उससे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है।
और एक अमेंडमेंट है और एक क्लैरिफिकेशन, कहाँ गया भाई, ये रहा। आओ, ये क्लैरिफिकेशन देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4). 16(4) क्या था सर? 16(4) क्या था? 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते थे, टाइम लिमिट थी सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द आरसीएम, सॉरी, आरसीएम सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको प्लीज ध्यान से सुनना और समझना। इट इज क्लैरिफाइड दैट, इंपॉर्टेंट है, it is clarified that in case of supplies received from unregistered supplier where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism and where invoice is to be issued by the recipient, 9(3) reverse charge, invoice कौन issue करेगा? recipient of the supply in accordance with section 31. section 31 क्या था सर? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स के केस में, ठीक है, ऑफ द सीडीएस टैक्स, द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(4) ऑफ द सीडीएसटी एक्ट विल बी द फाइनेंशियल ईयर वेयर द in which the invoice has been issued by the recipient. सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? समझो मेरी बात, ये प्यार से आपको ये बताना चाह रहे हैं, जिस समय रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, उसके बेसिस में हम ये डिसाइड करेंगे कि उसकी सेक्शन 16(4) में टाइम लिमिट क्या है क्रेडिट लेने की। समझाता हूं, मान लो रिसिपिएंट ने इशू किया इनवॉइस 23-24 में, तो उस केस में 30 नवंबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, सॉरी, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर में आपके पास टाइम लिमिट है क्रेडिट लेने की। तो आपको ये बताना चाहते हैं, रिवर्स चार्ज के केस में जहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप कुछ परचेस करते हो, तो उस केस में जो टाइम लिमिट देखी जाती है, इनवॉइस टाइम लिमिट देखी जाती है क्रेडिट की, वो उस बेसिस में डिसाइड होती है कि रिसिपिएंट कब इनवॉइस इशू कर रहा है। आई बात समझ? देखो, subject to the provision of tax on the said supply by the recipient and fulfillment of other condition and restriction under section 16(17) of the CGST Act. In case the recipient issue the invoice after the time of supply of the said supply and pays tax accordingly. देखो एक और बात लिखी हुई है सर, कितनी सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इन केस द रेसिपिएंट इशू द इनवॉइस आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कहां से डिसाइड होगा? सेक्शन 31 से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। क्या गुड्स मूवेबल है नहीं है, वहां से अपन सेक्शन 31 से डिसाइड करेंगे उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और टाइम ऑफ सप्लाई तक सर रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर इनवॉइस नहीं इशू किया रिसिपिएंट, तो सरकार बोली भैया आप पे तो करेंगे टैक्स और आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, दोनों चीजें। किसको? रिसिपिएंट को। सप्लायर तो वैसे ही अनरजिस्टर्ड है, इसको मैं कैसे बताऊं उनको, इसको ना मैं एक पेज ऐड करके लिख के समझाता हूं। देखो 2 मिनट रुको और समझो मेरी बात। मान लो मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 है, क्रिस्टल क्लियर। तो सर होता ये, मान लो जैसे एक एग्जाम्पल है कि सर 1 मई 2023 को सप्लाई हुआ, ठीक, ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है सर। गुड्स क्या केस है, टाइम ऑफ सप्लाई मेरा ये है। तो रिसिपिएंट जो है उसको इस डेट तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगर वो इस डे टाइम, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है उस दिन अगर इनवॉइस इशू नहीं किया, तो उस केस में रिसिपिएंट को सर टैक्स तो पे करना ही है गवर्नमेंट को, प्लस ये 15 से लेके मान लो ये 1 सितंबर 2023 कर दिया। कौन कर दिया?
रिसिपिएंट कर दिया, लेट कर दिया सर, प्रैक्टिकली 4 मंथ्स लेट कर दिया, तो ये 4 मंथ्स का उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किसको? ये रिसिपिएंट को। आई बात समझ? आगे मैं फर्दर इन केस ऑफ सच डिलेड इश्यूज ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट ही शैल बी लायबल टू बी अ पेनल एक्शन। भाई ले दिए इस आदमी की, रिसिपिएंट को समझो टैक्स भी देना है रिवर्स चार्ज में, रिसिपिएंट को इंटरेस्ट भी देना है अगर इनवॉइस इशू करने में लेट हो गया, क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई ये है तो इनवॉइस भी इसी दिन तक इशू हो जाना चाहिए। नहीं किया तो सर ये 4 महीने का इंटरेस्ट भी देगा बेचारा, प्लस पेनल प्रोविजंस भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप इंटर में हो तो पेनल प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, बट वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके ऊपर सेक्शन 122 में। सर आई बात समझ? प्यारा पॉइंट, मेरे हिसाब से प्यारा पॉइंट। नहीं समझे हुए रहोगे पैड बजा दोगे सर इसकी। ठीक है, अगला देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज्ड इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। ये तो सबको पता है। अब दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूं, इशू क्लैरिफिकेशन हम पढ़ लेंगे। बात ये है कि सर अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हर जगह डल रहे हैं, जियो का डल रहा है, एयरटेल का डल रहा है, सब डाल रहे हैं क्योंकि सर 5G नेटवर्क और ये सब कहानियां हैं सर। अब कहानी ये है सर कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर डल रहा है उसके लिए डक्ट्स यूज किए जा रहे हैं। डक्ट मतलब पाइप, वो जो मोटा सा पाइप होता है जिसके अंदर वायरिंग जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डक्ट, वो पाइप को। ठीक है, उसके अंदर से वायर जाता है ताकि कल के दिन कुछ हो तो अंदर वाले वायर को इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर अंदर वाला वायर इफेक्ट हो गया तो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल, गया आपका इंटरनेट। तो वो बड़ा सा मोटा सा पाइप यूज करते हैं, उसके अंदर केबल्स जाते हैं, उसको बोलते हैं डक्ट। मैनहोल्स क्या होता है सर? एक ऑब्वियस सी बात है सर, आप लोग देखे होंगे, मैं तो देखा हूं, मेरे घर के सामने रोड खोद दिए थे, पाइप अंदर डाले, जो ये रोड खोदा खादी हरकतें की हैं दैट इज कॉल्ड मैनहोल्स। ये 2 वर्ड क्लियर हुए सर? अब ये जो 2 हरकतें हो रही है सर, बात ये है कि इन 2 हरकतों पे क्या ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर ये टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, तो अगर ये टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए है तो टेलीकम्युनिकेशन के केस में हमें क्रेडिट नहीं मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डक्ट और मैनहोल्स के लिए जो हमने सर सर्विसेज ली है, गुड्स लिए, क्या क्रेडिट दोगे नहीं दोगे? सरकार ने क्लैरिफाई किया, देखना मजेदार है। सरकार ने बोला डक्ट्स एंड मैनहोल्स आर द बेसिक कंपोनेंट फॉर द ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क यूज्ड इन प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। The optical fiber cable network is generally laid with the use of PVC ducts sheets in which OFCs are housed, and service connectivity manholes which serve as the nodes of the network and are necessary for not only laying of the optical, ये आपको समझा रहे जो मैंने आपको बताया, for upkeep and maintenance. In view of the explanation in section 17, ये important, it appears that ducts and manholes are covered under the definition of plant and machine. Very very important. अगर आप डक्ट्स और मैनहोल्स को प्लांट एंड मशीन की डेफिनेशन में कवर करोगे तो बात ये क्रेडिट मिलती है, as they are used as a part of the OFC network for making outward supply of the transmission of telecommunication signals from one point to another. Moreover, ducts and manholes used in the network of optical fiber cables are not specifically excluded from the definition of plant and machine. So sir, as they are neither in the nature of land, building, civil structure, nor are in the nature of telecommunication tower or pipeline laid outside the factory premises, accordingly, यही तो क्लैरिफिकेशन है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल आइदर अंडर क्लॉज C, D, जो भी बोलना है बोल लो। तो सिंपल सी बात है सर, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर क्रेडिट के लिए ये पॉइंट दे सकता है सर, बिल्कुल दे सकता है, और चेक कर सकता है कितने स्टूडेंट को वो याद है कि नहीं कि इसकी क्रेडिट मिलती है कि नहीं, और जानबूझ के लिखेगा वो टेलीकम्युनिकेशन टावर से कनेक्टेड है, ताकि स्टूडेंट ना गलती कर जाए। बहुत स्कोप है सर, आई बात समझ? ये मैंने आपको GST के अमेंडमेंट कवर करा है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर, ठीक? फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज रहे तो सर मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अमेंडमेंट जानना चाहते थे क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।